ठीक है। तो चलो कंप्यूटिंग के संदर्भ में प्राचीन इतिहास के बारे में बात करते हैं। इसके लिए एक कारण है। तो चलो वास्तव में पुराने दिनों की ओर जाएं। हर अलग कंप्यूटर का अपना तरीका होता था वास्तविक रूप से पाठ को कोड करने का, और हमें वास्तव में एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के बीच पोर्टेबिलिटी की परवाह नहीं थी, क्योंकि हर कंप्यूटर कस्टम बनाया गया था। और मेरा मतलब है उनके पास 1K हो सकता था। यदि आप भाग्यशाली हैं तो स्मृति और संग्रहण, और यदि आपको किसी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर कुछ डेटा प्राप्त करने की आवश्यकता थी तो आप इसे बाहर रख देते, पंच कार्ड या कुछ और, फिर आप पाठ को लाने के लिए एक पंच कार्ड कन्वर्टर लिखेंगे। यह वास्तव में एक गंभीर मुद्दा माना नहीं जाता था, और राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन की सबसे बड़ी चीज चाहती थी हमारे पास खत्म हो गया है। भाषा विज्ञान विभाग उन्हीं में शामिल हुए जो कंप्यूटिंग में खींचे गए थे, और ये अनुवाद ठंडे युद्ध के कारण रूसी से हुआ था। एंड तो यहाँ हमारे रूसी पाठ हैं, हमारे पास पर्याप्त रूसी अनुवादक नहीं है। हम इसे अंग्रेजी में कैसे लाते हैं, और थोड़ी सी परिस्थिति में उल्टा भी, ताकि वे, आप जानते हैं, प्रचार और उस तरह की चीज़ों से रूस को बांट दो। और वह शायद स्वाभाविक भाषा प्रसंस्करण की पूरी सीमा थी लगभग 10 साल के लिए, और ये शब्दकोश आधारित दृष्टिकोण थे। जबकि मेरे पास ये वाक्य है, मैं प्रत्येक शब्द को अंग्रेजी में लूंगा और मैं देखूंगा कि इसका रूसी शब्द क्या है। और नहीं, ऐसे कई कारण हैं जिनके कारण ये काम नहीं करता। फॉर उदाहरण के लिए एक रूसी वक्ता मुझे इसमें मदद कर सकता है। केसेस, आप जानते हैं, काम नहीं करा। खैर, रूसी भाषा में हमारे पास कोई संरचना नहीं है, हम केवल फ्लोज की बात कर रहे हैं। हम अपने उच्चारण के साथ प्रश्न, कथन और चलो कहते हैं, कुछ नकारात्मक वाक्य व्यक्त करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा मतलब है, हम कह सकते हैं मैं तुमसे प्यार करता हूं, और ये एक प्रश्न हो सकता है, नकारात्मक वाक्य। और जैसा कि मैंने कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूं। हाँ, ये हो सकता है। हाँ और आपके पास ड्रॉप करने का क्रियाकलाप होना चाहिए। तो अंग्रेजी में या आपके कहना से होगा, मैं मन अच्छा हूं, या वे सत्सु हमारे पास है। इसे संशोधित करें। अच्छा, एजेंट हंटर्स मैं कहूँगा। मेरा मतलब है हमारे विश्लेषकों ने अच्छी तरह से हमारी भाषा को बदल दिया है। लेकिन हाँ, हमारी संरचना वैसी ही है, क्योंकि ये है, एक यूरोपीय भाषा बोलते हैं। हाँ, ठीक है। इतिहास की सबसे रोचक अवधि, सबसे रोचक परियोजना के मामले में अगर आपके पास होता नेटफ्लिक्स पर कुछ मूर्खतापूर्ण चीज देखने के लिए कुछ भी नहीं करने का समय, उस यूट्यूब वीडियो को बिंज देखें। ये केवल आधा घंटा है, और ये डार्टमाउथ टाइम शेयरिंग सिस्टम के बारे में है। सो डार्टमाउथ विश्वविद्यालय राष्ट्रीय विज्ञान संगठन की गतिविधियों में, इसके माध्यम से कंप्यूटर का अधिग्रहण किया। हर काम जो हम आज करते हैं उसकी कुछ ना कुछ उत्पत्ति वहां होती है। उदाहरण के लिए, समय साझा करने का विचार। अंधकार होने से पहले 2 लोग एक साथ कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं। ये अजीब संकल्पना थी कि कैसे ये समझ में आता है। आपको मालूम है कि आप कंप्यूटर पर हैं, आप जॉब डालते हैं और नौकरी निकलती है, कैसे आपके पास 2 लोग ऐसा कर सकते हैं। उसी समय में ये भी मेरी पहली संदर्भ है जिसमें मैं कुछ ऐसा पा सकता हूं जो रूसी अनुवाद नहीं था, और वह था, वे विश्वास करते थे, और आप जानते हैं काफी प्रभावशाली रूप से, कि हर विद्यार्थी को कंप्यूटर का उपयोग करना सीखना चाहिए, और इसलिए उन्होंने बेसिक जैसी चीजें विकसित की थीं ताकि लोगों के लिए आसान भाषाएं थीं, और वह हर छात्र था। तो अगर आप डार्टमाउथ में शास्त्रीय विषयों में गए और आप लैटिन और ग्रीक सीख रहे थे, आपके पास कंप्यूटरों पर समय था ताकि आप लैटिन के विभक्तियों को सीखिए, और उस प्रकार की सारी चीज़ों को जिनके बारे में कमरे में 3 लोग जानते हैं, जहां आपको सभी अलग अलग क्रिया रूपों को याद करना होता है। और उन्होंने इसे किया था कि उनके पास एक टेलीटाइप का विचार था, इसलिए एक टेलीप्रिंटर, TTY, कुछ लोगों ने लिनक्स कमांड TTY देखा। हो सकता है जो ये जानने के लिए होता है कि आप किस टेलीटाइप पर हैं। ये मूल रूप से आपके टाइपराइटर कीबोर्ड है। आप कुंजी पटल पर टैप करते हैं, और ये यहाँ कागज की चादर पर निकलने के बजाय ये स्टेंसियर एक टेलीफोन लाइन के माध्यम से भेजा जाता है, और कहीं और एक प्रिंटर पर निकलता है। और खास अमेरिकी सेना में आदेश भेजे जाते थे, जैसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अधिकांश समय किसी ने वहां बैठकर इसे कुंजी में लगा दिया, और ये कहीं और प्रिंट होता, और यहाँ का सैनिक प्रिंट आउट लेता, और आपको पता है इसका कुछ पठन करें। तो हमारे पास ये टेलीटाइप थे, तो किसी ने कहा ठीक है, चलो हम कंप्यूटर से टेलीटाइप्स को जोड़ें,
और इस प्रकार हम एक समय में कंप्यूटर की पहुंच स्थापित कर सकते हैं। लंबी कहानी छोटी, इसलिए आपके पास TTY है, इसलिए आपके पास एक कंसोल है जो सामग्री प्रिंट करता है, इसलिए आपके पास मानक आउटपुट है और इसी तरह, और वहां आपके द्वारा टाइप की गई हर चीज उसी एनकोडिंग का उपयोग कर रही थी जो टेलीग्राम में उपयोग होती थी, क्योंकि यह स्वाभाविक रूप से पोस्ट कोड से जुड़ी हुई है। क्योंकि डाक सिस्टम और टेलीफोनी सिस्टम सभी देशों में एक साथ मिले हुए थे। अब चलिए 1961 की ओर बढ़ते हैं। ये स्पष्ट हो रहा है कि हमें विभिन्न कंप्यूटरों के बीच संवाद करने की क्षमता होनी चाहिए, तो हमें मानकीकरण करने की आवश्यकता थी। कौन सा नंबर किस अक्षर के लिए है, इसलिए हमारे पास ASCII मानक है और ये वास्तव में बहुत ही चतुराई से किया गया है। तो यह बाइनरी में लिखा हुआ है, ये 7 बिट्स हैं स्वाभाविक रूप से, और हमारा अगर मैं इसे सही तरीके से घुमा सकता हूं तो वहां सबसे महत्वपूर्ण बिट्स हैं और यहां सबसे कम महत्वपूर्ण बिट्स हैं। पंक्तियों पर नीचे, मतलब याद रखें हम 1961 की बात कर रहे हैं और हम 1961 का मानकीकरण कर रहे हैं, और कंप्यूटर हार्डवेयर तब काफी लंबे समय तक रखा जाता था क्योंकि ये बहुत महंगा था। हमें ऐसी चीजों की जरूरत थी जिसे आप 1950 के दशक के हार्डवेयर के लिए वापस ला सकते थे। तो एक नजर डालो, कहो अक्षर A पर, फिर अगर आप शिफ्ट की दबाएं तो वह उस बिट को संशोधित करता है। वह शीर्ष से दूसरा बिट उठाइए और आपको लोअर केस A आ जाएगा, या अगर आप कंट्रोल कैरेक्टर दबाते हैं तो वह उस शीर्ष बिट का नकार दें और आपको यहां नीचे ये अक्षर मिलते हैं। उदाहरण के लिए, क्या किसी ने Emacs का उपयोग किया है और आप जाते हैं CTRL-I, मतलब टैब के समान, ठीक है। ये इसलिए है क्योंकि मैं प्लस एक नियंत्रण वर्ण आपको एक क्षैतिज टैब देता है, या आप C प्रोग्राम लिख रहे हैं और _n को आप वही कुछ है जो आपने लिखा है की शुरुआत। हाँ मिस्टर, हाँ ये आपको नीचे और आर पार ले जाता है। हाँ, और फिर जैसा कि निकला CTRL और शिफ्ट आपको यहां सभी प्रकार के अन्य अजीब अक्षर देंगे। कभी कभी आपके पास संख्या क्रम होते हैं और इसलिए आपके पास एक परिवर्तन हो सकता है जो आपको विस्मयाधिबोधक चिन्ह देता है, जो नियमों को थोड़ा मोड़ने का प्रयास कर रहे हो लेकिन आप सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा जोड़ रहे हो। तो वर्च में हमारे पास हर चीज़ है। हमारे पास बड़े अक्षर हैं, हमारे पास छोटे अक्षर हैं, हमारे पास विराम चिन्ह है, हमारे पास एक पाठ दस्तावेज लिखने के लिए आपकी संभावित रूप से चाहने वाली हर चीज़ है। संयुक्त राज्य अमेरिका में यहाँ अन्य अजीब चीज़ें भी हैं, जैसे कि रिकॉर्ड विभाजक, वहाँ जाओ, रिकॉर्ड विभाजक और फील्ड विभाजक। तो आप जानते हैं जब आपको कॉमा निर्धारित फाइल मिलती है और आपके पास कॉमा द्वारा अलग की गई फील्ड होती है, लेकिन फिर समस्या होती है कि अगर फील्ड में कॉमा होता है तो क्या होता है। खैर, ये 1961 में हल कर दिया गया था और हमने अब तक इसे अपनाया नहीं है। ये फील्ड सेपरेटर, रिकॉर्ड सेपरेटर है, नौकरी सेपरेटर, माफ कीजिए फाइल सेपरेटर, कुछ हाँ, फर्क नहीं पड़ता क्योंकि कोई भी इसका उपयोग नहीं करता। ठीक है, तो ये 1964 है। हमने अभी अभी इसी को अंतिम रूप से मानकीकृत किया है और IBM स्टैंडर्डीकरण प्रक्रिया का हिस्सा था क्योंकि IBM विशाल था। IBM अगले 7 कंप्यूटर कंपनियों से भी बड़ा था और इसलिए विशाल गड़बड़ी की शुरुआत IBM ने तय की कि दुनिया को EBCDIC की जरूरत है। और EBCDIC वास्तव में आपको संभावित तौर पर कल्पना कर सकने वाली सबसे भयानक चीज है। इसका आधार पंच कार्ड का स्वरूप, जो बेशक टेलीटाइप टेलीग्राम सामग्री के स्वरूप से अलग होता है, और इसलिए आपको ऐसी अजीब चीजें मिलती हैं जैसे कि अक्षर A और अक्षर Z के बीच आपको 41 मिलता है। और ये सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि उनके पास वहां अन्य अक्षर थे, वे बस पसंद करते थे A B C D और वहां जाओ। चिल्लाने के बारे में कैसे, प्रश्न चिन्ह और फिर D E F G आदि। एंड पर बात ये इसकी प्लाकिन अनुकूलता के कारण वह अभी भी AS400 एंड जेड सीरीज पर डेटा कैसे संग्रहित होता है। यदि मैं यहाँ एक स्क्रीन वापस जा रहा हूँ, त्वरित विचलन ऑस्ट्रेलिया में अब बचे हुए 6 मेनफ्रेम साइट्स हैं, जैसे कि बैंकों और बीमा कंपनियों में से एक, मुझे याद नहीं कि कौन सा, और टेल्स्ट्रा। लेकिन मध्यम श्रेणी के अनगिनत सिस्टम होते हैं, इसलिए S400 जिसे I सीरीज भी कहा जाता है, वह है एक IBM मध्यम श्रेणी का कंप्यूटर।
जो बहुत ही स्वतंत्र और महंगा है, कोई भी उसका उपयोग करना नहीं जानता, और गॉड दीजिए अपनी आत्मा पूरी तरह सील करने में कोई आपत्ति नहीं है। उनमें से किसी भी दोनों बहुत ही रोचक करियर पथ हैं कि लगभग 5 सालों के समय उन लोगों का पूरा समूह जिन्हें इनके बारे में कुछ भी पता था वे सब रिटायर हो चुके होंगे। तो यदि आप एक बैंक या बीमा कंपनी या ऐसी किसी चीज़ में काम करने का सोच रहे हैं तो आमतौर पर लेन देन के डेटा मुख्य फ्रेम में संग्रहित होते हैं और इसलिए आपको इन EBCDC प्रारूपों से कुछ और में परिवर्तित करना पड़ता है। लिनक्स पर एक कार्यक्रम है जिसे DD कहा जाता है, जो उन अस्पष्ट चीज़ों में से एक है जिसे कोई नहीं जानता लेकिन आपको परिवर्तन करने देता है। वह IPC-DIC को ASCII में बदलता है, या तो इसे मुख्य में भी कर सकते हैं। हम अब 1961 में हैं। ये भद्दा आदमी यहाँ जो उस समय संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति थे ने कहा कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि हर कंप्यूटर 1 जुलाई से ASCII का समर्थन करना चाहिए। 2 जुलाई को IBM ने कहा हाँ ठीक है, और ये उसका अंत जैसा था। इसमें कुछ काम भी किया गया। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने उल्लेख किया कि IBM 1960 के दशक में 7 अगली सबसे बड़ी कंपनियों से बड़ा है, साझा किया। खैर, अन्य कंपनियां मिलकर कहने लगीं कि हम SCE का उपयोग करेंगे। ठीक है, पाठ का सुनहरा नियम। तो 1919 के रूप में स्वर्ण नियम पाठ आज उतना ही लागू होता है। यदि आपके पास बाइट्स की एक धारा है और आपसे कहा जाता है कि यह एक धारा है, लेकिन आपको यह नहीं पता कि स्ट्रिंग कैसे एनकोड हुई थी, आपके पास एक उपयोगहीन बाइटों की स्ट्रीम है। इसके साथ आप जो कुछ भी कर सकते हैं वो ये है, यदि ये कुछ है जिसे एक उपयोगकर्ता ने आपको दिया है तो आप उसे उन्हें वापस भेज दें, बिल्कुल उसी प्रारूप में। ये 100 बाइट्स लंबा हो सकता है। ये आपको स्ट्रीम की लंबाई के बारे में कुछ नहीं बताता। ये आपको बताता है कि इस कोडिंग में इसे संग्रहित करने के लिए 100 बाइट्स की आवश्यकता होती है। लेकिन बस कुछ यादृच्छिक उदाहरणों को लेते हुए ये UTF-32 एनकोडेड हो सकता है, जिसके मामले में ये 25 वर्ण लंबा है, जिसका मतलब ये हो सकता है कि ये उन अजीब इमोजी में से एक है जहां परिवार की इमोजी होती है, जहां आप विभिन्न बच्चों को इमोजी में डाल सकते हैं। तो हो सकता है कि उसमें 4 हों, इसलिए यह 6 वर्ण चौड़ा हो सकता है, या यह एक ASCII हो सकता है जिसमें यह 100 वर्ण चौड़ा है। जब तक आपको कोडिंग का पता नहीं होता, आपका प्रोग्राम विफल होगा। यह मेरा अस्पष्ट प्रयास है चीजों को यादगार बनाने का। आप जानते हैं, उससे कोई कोडिंग नहीं, कोड फट रहा है, आपको अपनी सामग्री की कोडिंग का पता होना चाहिए। ठीक है, मैं 1 सेकंड के लिए विराम लेने जा रहा हूं क्योंकि मैंने बहुत अधिक बोल दिया है। अब तक कोई प्रश्न इस आगे बढ़ से हुए इसके बारे में बाकी यूरोप की कुछ चिंताएं थीं, राइट? एक अपोक्रिफल कहानी है जो कहती है कि IBM में एक सामान्य प्रबंधक ने एकेडमी फ्रांसेस, फ्रेंच अकादमी को जो निर्धारित करता फ्रेंच में सही वर्तनी क्या है और फ्रेंच में उपयुक्त शब्द क्या है। और जैसे कि उदाहरण के लिए आपको फ्रेंच में ईमेल शब्द का उपयोग करने की अनुमति नहीं है, आपको कहना चाहिए जैसे पोस्ट स्टाइल, यानी जैसे पोस्ट इलेक्ट्रॉनिक। और इस प्रकार एकेडमी फ्रांसेस तय करता है कि क्या एक वैध फ्रेंच शब्द है। और अपोक्रिफल कहानी यह है कि IBM ने अकादमी फ्रांसीसी से कहा, क्या कोई आपसे यह उम्मीद कर सकता है कि आप ई के ऊपर वाली मजेदार चीजों को हटा दें और ओ के ऊपर मजेदार चीजें और ऐसी ही चीजें। अब आप तो जानते हैं कि मैं स्टीरियोटाइप के बारे में बात कर रहा था। क्या आपने कभी जैसे कि किसी के साथ बहस करने की कोशिश की है जो एक मूल फ्रेंच आदमी है? उनकी एक खास पहचान है। और हाँ, मिथ्या कहानी ये है कि उन्होंने बहुत सारे गालियां देते हुए ना कह दिया। तो हम इसके बारे में क्या करते हैं? ठीक है, ये 1984 है और IBM ने काफी हड़कंप मचा दिया है और इस प्रकार उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी की। खासकर 1980 के दशक में दुनिया के लिए असाधारण रूप से क्षति पहुंचा सके थे। और मैंने कहा, अच्छा, हमारे पास वह 8वां बीट है क्योंकि ASCII केवल 7 बीट लंबी है, तो 8वीं बिट हमें इन सभी अन्य अक्षरों को जोड़ने देती है। तो हम जोड़ेंगे, जैसे कि आपके पास ASCII है, आपके पास EBCDIC है, हम कोड पेज 1252 जोड़ेंगे जिसमें ये सभी होंगे।
सर्कमफ्लेक्स एयर, आपके दृष्टिकोण के आधार पर एक्यूट और ग्रेव एक्सेंट और सभी प्रकार की चीजें जो पश्चिमी यूरोप में प्रकट होती हैं। और फिर कोड पेज विंग 2, 5, 3 में हम सभी यूनानी अक्षरों को करेंगे और कोड पेज सेल्सो एंड 1 में हम सभी सिरिलिक अक्षर करेंगे ताकि हम रूसी और अन्य प्रायः सभी भाषाओं के माध्यम से कर सकें। और उन्होंने कुछ चीजें की जैसे कि वे वास्तव में डच और स्लोवेन को सही नहीं पाए। और जब आप किसी कंप्यूटर के पुराने दस्तावेज को देखते हैं 1980 के दशक में डच में, आप अक्सर इन अजीब देखेंगे सर्कमफ्लेक्स का प्रकार और क्रियाएं जो वास्तविक डच में मौजूद नहीं है। लेकिन वैसे भी तो संकेत यह है। देर सामान्य 1980 के दशक में मैं वर्ड का एक रूसी उपयोग करता हूं। मैंने अपना वर्ड दस्तावेज टाइप किया है और मैंने इसे अपने फ्रांसीसी दोस्त को भेज दिया। और जब तक मैंने अपना दस्तावेज अंग्रेजी में नहीं लिखा, हम एक सामान्य कोड्स पेजेस का उपयोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम एक दूसरे को समझ नहीं सकते। मतलब ये बस गड़बड़ी के रूप में निकलता है। मेरे जापानी दोस्तों ने मुझसे कहा है कि मैं इसे गलत तरीके से उच्चारण करता हूं, तो कृपया मुझे बताएं कि मैं इसे सही कर रहा हूं। मुझे लगता है कि इसे मोजेबाकी कहा जाता है। क्या वह सही है? नहीं। कुछ ठीक है, मेरा मतलब है यहां वापस यदि आप थे तो, यदि आप पोलिश में काम कर रहे हैं उदाहरण के लिए, या मैं अन्य भाषाओं के बारे में सोचने की कोशिश कर रहा हूं जहां मानो यूगोस्लाविया में एक साथ लोग थे जो सिरिलिक वर्णमाला और पश्चिमी वर्णमाला का उपयोग करते थे और तुम वहां कोई पसंद नहीं थी। हाँ, वही वाक्य। आप इसे 2 अलग अलग वर्णमाला में लिख सकते हैं और यह ठीक होगा। तो जापान में उनके पास यूगोस्लाविया से भी बदतर समस्या थी और ये 6 या 7 अलग अलग कोडिंग या अलग अलग विक्रेताओं से कोड पेजेस जैसा था। NEC की उनकी चीज थी। मैं अन्यों को याद करने की कोशिश कर रहा हूँ। फुजित्सु के पास एक अन्य सेट एनकोडिंग्स था और इसी तरह। और इस प्रकार यह नियमित रूप से होता था कि आप एक दस्तावेज को एक जापानी व्यक्ति से दूसरे जापानी व्यक्ति को भेजते और ये ऐसा दिखता था। क्या हो रहा है? हाँ, इस अच्छा, ये संभवतः किसी जापानी पार्ट कोडिंग में समझ में आता होगा, परंतु क्योंकि मुझे नहीं पता कि इसका एनकोडिंग क्या है और मैंने इसे गलत एनकोडिंग के रूप में समझा है, मैंने बिल्कुल अलग सेट के अक्षर दिखाने के साथ समाप्त कर दिया है। हाँ, इसलिए इसके लिए एक परिभाषा है, आपको पता हो, गड़बड़ टेक्स्ट। ये एक पाठ का परिणाम है जिसे आरोम का उपयोग करके डिकोड किया गया है। वर्ण संकोडन्स। ठीक है, हम अब 1980 में हैं। हमने यह समझा है कि यह एक खराब विचार था। 4 साल का पूर्ण अराजकता। दुर्भाग्यवश वे 4 साल तेजी से विकास के साथ मेल खाते हैं। पीसी डेस्कटॉप और कंपनियों ने सामान्य तरीके से काम करने का तरीका निर्धारित करने के बाद आपके पास ऐसी पुरानी जानकारी हो जाती है जिसके साथ संगत होना चाहिए। तो ISO संगठन ने लैटिन 1 एनकोडिंग उत्पन्न की, जिससे माइक्रोसॉफ्ट ने कोड पेज 1052 पर गलती की थी, उसे सुधारने की कोशिश की और फिर माइक्रोसॉफ्ट ने सब कुछ बिल्कुल खराब करने की बारी ली। तो उन्होंने कोड पेज 1252 का उपयोग करना जारी रखा, लेकिन कहा था कि यह ISO 88591 था। एंड ने किसी कार्यक्रम से पूछा कि इसे किसके साथ कोड किया गया था। वे कहते, अरे ये 88591 के साथ कोड किया गया था, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं था। विचार की ओर वापस जाते हुए, जब तक आपको सही एनकोडिंग का पता नहीं होता, आपके प्रोग्राम क्रैश हो जाएंगे, क्योंकि आप ऐसी एनकोडिंग का सामना करेंगे जो वास्तविक अक्षरों से मेल नहीं खाती। और उन्होंने निर्णय लिया कि इसे एक कदम आगे बढ़ाएं, जो है क्यों ना हम बना दें उदाहरण खोलें। कोड के समापन वाले वर्ण से हर दस्तावेज में इन विचित्र वर्णों में से एक की आशंका होती है। तो अगर मैं इधर उधर छेड़खानी करूं, तो शुरुआत का ऐसा भाग है। तो अगर आप उसे बहुत धुंधली नजर से देखते हैं तो आप देखेंगे कि वह एक प्रकार से है उद्धरण खोलें, जैसे कि 66, और वह एक पास कोड्स की तरह 99 है। तो ये कोड पेज 1252 में है। ये 88691 का हिस्सा नहीं है, जिसका मतलब है कि उस युग का हर दस्तावेज आप एनकोडिंग पर भरोसा नहीं कर सकते। आपको केवल कहना पड़ेगा, अच्छा
माइक्रोसॉफ्ट ने मुझे ये बताया, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि ये सबसे अच्छा होगा।